Hello guys, welcome back to Edugiri. I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. तो आज हम 16 फरवरी का करंट अफेयर्स का न्यूज़पेपर जो है वो करने वाले। करंट अफेयर्स का न्यूज़पेपर में करंट अफेयर्स ही होते हैं। तो द हिंदू का न्यूज़पेपर एनालिसिस होता है यहाँ पे 6 PM हर रोज़ यहाँ पर एनालिसिस होता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। बट मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रही हूँ, बट मेरी मेहनत इसमें फुल जा रही है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कोई चीज़ नहीं करवाई जाएगी। जो भी द हिंदू में इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, वो आपका कवर करवाया जाता है। बैकग्राउंड न्यूज़ जो रिक्वायर्ड है, मतलब कुछ जो बहुत पहले हुआ था, जो रिलेटेड है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है या फिर अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं आपका यहाँ पर कवर करवा देती हूँ। एंड बाय द एंड ऑफ योर माई लेक्चर आपके पास नोट्स होंगे जिसमें से आप रिविजन कर सकते हैं, समझे हुए नोट्स। ऐसा नहीं है कि कुछ भी लिखवा दे रही हूँ, नहीं ऐसा नहीं है। और ये पॉइंट ऑफ फॉर्मेट में नोट्स होते हैं, ठीक है ना। ये नहीं कि हाँ सब कुछ लिख लो जो न्यूज़पेपर है, नहीं, जो इंपॉर्टेंट है वही लिखवाती हूँ। फॉर all exams this is going to be really helpful, and if you want हम वीडियोस भी कर सकते हैं जहाँ पर यू कैन गिव मी द एग्जाम्स कि आप डिस्कस करो कि मे बी बहुत सारे क्वेश्चंस जैसे जामिया से रिलेटेड होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस जुडिशरी से रिलेटेड होते हैं कि आप बताओ कि हाँ ये एग्जाम के अंदर हमें करंट अफेयर्स में ये डाउट्स हैं, तो आप वो पूछ सकते हो और देन आई कैन कम अप विद वीडियोस ऑल्सो। संडे को मैं ऑलरेडी तुम लोगों की डिमांड पर डाउट्स ले ही रही हूँ, तो कोई भी अगर आपको डाउट है कंटेंट रिलेटेड तो वो कर सकते हो। एक बच्चे ने पूरे 15-16 टॉपिक्स करे हुए थे जो कि बहुत बेसिक टॉपिक्स थे। ऐसा भी नहीं है, जो जेन्युइन डाउट्स हैं वो आप अपने लिखेंगे, और डाउट जो होगा टॉपिक से रिलेटेड वो डाउट लिखेंगे एंड डेट भी लिखेंगे कब मैंने वो कवर करवाया, ठीक है ना। ये क्योंकि फिर मैं अपने नोट्स में वापस जाऊंगी, क्योंकि मुझे भी तो रेफर करने के लिए नोट्स चाहिए रहते हैं, ठीक है। और अगर कोई कॉमन अच्छा डाउट है कैसे प्रिपेयर करना है, लर्न रिवाइज ये सब कुछ, उसका तो आप डाउट पूछ सकते हैं कैसे भी, ठीक है ना। तो कमेंट्स में डाउट पूछिए, चैट सेक्शन में मत पूछिए, कमेंट्स में पूछिए, बिकॉज वहां से ही मैं कॉपी पेस्ट करती हूँ आपके डाउट्स, ठीक है। हर संडे को ये वीडियो होती है, लाइव आप कैच कर सकते हैं मुझे। अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ, बेल नोटिफिकेशन ऑन किया हुआ, तो संडे को लाइव भी पकड़ सकते हो मुझे और वहां पर डाउट्स पूछ सकते हो। टाइम फिक्स नहीं कर पा रही हूँ मैं संडे का कि कब डाउट्स डालूँ यार, बिकॉज बहुत ना वो हो जाता है कि कब डालूँ, तो इससे अच्छा टाइम फिक्स नहीं करते हैं, जब भी डाल सकती हूँ मैं तब डाल दूँ, बढ़िया है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन से। तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है। सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक्स डाउन इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, कॉल्स इट अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल बुला रहे हैं उसको। अब यहाँ पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो बुला रहे हैं, बट इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जो स्कीम है वो है क्या? व्हाट इज इलेक्टोरल बॉन्ड? व्हाट आर इलेक्टोरल बॉन्ड्स? तो इलेक्टोरल बॉन्ड जो थे वो इंट्रोड्यूस किए गए थे 2017 में, ठीक है ना। और इसके अंदर क्या था? इसके अंदर अगर आपको पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेट करना है, किसी इंडिविजुअल को, किसी कंपनी को, अगर इन पॉलिटिकल पार्टीज को, रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेट करना है तो वो कर सकते हैं। और इसके अंदर अनोनिमिटी बनी रहती थी। अनोनिमिटी मतलब पता नहीं चलता था किसने कितना, अनोनिमस रहते थे आप, आपको पता ही नहीं कि कौन XYZ कितना देगा, ABC कितना देगा, कुछ नहीं पता था, ठीक है ना। ये ओपन होते थे, इलेक्टोरल बॉन्ड्स का टाइम होता था, ठीक है ना। वो ओपन होते थे कि अब खुले हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स, आप खरीद के पॉलिटिकल पार्टीज को दे सकते हो। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ही ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो होते थे वो इशू होते थे। 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, इतने डिनोमिनेशंस के, मतलब इतने के होते थे। और 15 कैलेंडर डेज ऑफ इशू के लिए, मतलब जब वो इशू होते थे 15 डेज के लिए वो वैलिड होते थे, और ये सब कुछ था। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में लिख लेते हैं, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या थे जो अब नहीं है, वो हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज अ इलेक्टोरल बॉन्ड। तो इलेक्टोरल बॉन्ड जो है लिखेंगे इज was introduced in 2017, in 2017, ठीक है, इंट्रोड्यूस्ड इन 2017, ठीक है। मीन्स फॉर इंडिविजुअल्स, मीन्स फॉर इंडिविजुअल्स, फॉर इंडिविजुअल्स, फॉर इंडिविजुअल्स एंड एंटिटीज टू मेक donations, to make donations to registered political parties, to registered political, to make donations to registered political parties while maintaining donor anonymity. डोनर अनोनिमिटी मतलब आपकी इंफॉर्मेशन किसने कितना डोनेट किया है वो सीक्रेट रहती थी, ठीक है ना। तो ये नहीं पता चलता था कि ABC ने कितना डोनेट किया, XYZ ने कितना डोनेट करा है, ये नहीं पता चलता था। तो नाम अनोनिमस रहता था, सीक्रेट रहता था कि किसने कितना डोनेट
करा है, ठीक है ना। नेम नॉट नोन टू पब्लिक, कि कौन कितना डोनेट करेगा, ठीक है जी। अब यहाँ पे 2-3 फीचर्स और लिखेंगे इसके। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैड द अथॉरिटी, ओनली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कुड इशू, ठीक है ना, ओनली एस पे, ओनली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कुड, ठीक है ना, ये इशू कर सकता है। बस इतना अगर हमें पता है तो हमारा क्वेश्चन यहाँ से निकल जाएगा। समझ में आ गया। इलेक्टोरल बॉन्ड्स किसको दे सकते हैं? पॉलिटिकल पार्टीज को दे सकते हैं। इंडिविजुअल दे सकता है, अकेला इंसान दे सकता है, कंपनी दे सकता है। पॉलिटिकल पार्टीज वो होनी चाहिए जो रजिस्टर्ड है और अनोनिमिटी बनी रहती थी कि किसने कितना दिया नहीं पता चलता था। कब इंट्रोड्यूस हुए? 2017 में। पॉइंट्स याद रखने हैं, जरूरी है। अब यहाँ पर हम इसके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक्स डाउन मतलब खत्म कर दिया डाउन इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जो 2017 में इंट्रोड्यूस करी गई थी, उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया, उसको खत्म कर दिया गया है। क्यों खत्म कर दिया गया है? क्योंकि अनोनिमिटी, पता ही नहीं कौन कितना दे गया। क्या पता गवर्नमेंट फेवर कर रही हो, क्या पता पार्टीज फेवर कर रही हो उनको कि अच्छा ये इतना देके गया, क्योंकि उनको तो पता है ना कौन कितना देके गया। उनको मतलब ये तो पता है, अगर मान लो एबीसी गया, ठीक है ना, एक पॉलिटिकल XYZ पॉलिटिकल पार्टी के पास, हाँ ठीक है मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपीस डोनेट कर दूंगा, ठीक है ना, 1 करोड़ आए तो उनको तो पता है ना कि भाई किसने दिए, तो वो फेवर कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा ये स्कीम जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा दिस इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला इस स्कीम को, आर्बिट्रेरी बोला। द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम विच प्रोवाइड्स ब्लैंकेट anonymity to political donors as well as critical legal amendments allowing rich corporations to make unlimited political donations। तो यहाँ पे मेजर प्रॉब्लम किससे है? अनोनिमिटी से है। मेजर प्रॉब्लम, रीजन क्या रहा? मेजर प्रॉब्लम क्या है? अनोनिमिटी ऑफ डोनर से। किससे है? अनोनिमिटी, मतलब कि डोनर पता ही नहीं चलता कि कौन कितने पैसे दे गया, ठीक है ना, तो ये गलत है। इसके अंदर अब यहाँ पर इन्होंने कहा इट इज वायलेटेड द वोटर्स राइट, ये भी लिख लेंगे, वायलेटेड वोटर्स राइट, वायलेटेड वोटर्स राइट to information about पॉलिटिकल फंडिंग। तो वहां पर वो कहा कि हर वोटर को जानने का अधिकार है कि पॉलिटिकल फंडिंग कहाँ से आ रही है, ठीक है ना। ये वायलेट हो रहा है अंडर आर्टिकल 19(1)(a) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं CDS और NDA के एग्जाम में, ठीक है। द लीड ओपिनियन एब्सोल्यूट नॉन डिस्क्लोजर ऑफ सोर्सेज, ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए इतना। ये 3 पॉइंट्स हैं, इनको मैं दोबारा करवा रही हूँ। उन्होंने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जो स्कीम है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है क्योंकि अनोनिमिटी होती है, पता नहीं चलता कौन जो है कितने पैसे दे गया। और ये जो है आर्टिकल 1(a) ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि एक फंडामेंटल राइट है कि जो वोटर है, वोटर कौन है? जो वोट डालने जाता है, उसकी राइट है, राइट टू इन्फॉर्मेशन है कि पॉलिटिकल पार्टी को कौन कितनी फंडिंग दे रही है। ये वोटर की राइट है जो कि वायलेट हो रही है, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में हम यहाँ पे पढ़ ही चुके हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। अच्छा चलो मैं एक होमवर्क देती हूँ तुम्हें, तुम नेम ऑफ जजमेंट निकाल के लाना, इसका थोड़ा काम तुम भी कर लो। नेम ऑफ जजमेंट निकाल कर कॉमेंट कर देना, नहीं तो मैं बता दूंगी कल, याद करा देना मुझे। नेम ऑफ जजमेंट तो तुम निकाल के लाना, या मैं बता दूं? थोड़ा काम करोगे या नहीं? नेम ऑफ जजमेंट, देखो यार, नेम ऑफ जजमेंट जो इंपॉर्टेंट रहती है वो लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहती है, ठीक है ना। बाकी जो NDA CDS वगैरह के एग्जाम्स होते हैं उसमें ये पूछा जाता है कि हुआ क्या, ठीक है ना। नेम ऑफ जजमेंट इंपॉर्टेंट नहीं होता है वहां पे। चलिए आगे चलेंगे। एज पर द सुप्रीम कोर्ट इज अनकर द बिग क्वेश्चन पब्लिक कैन नो विच अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि द बिग क्वेश्चन इज वेदर द पब्लिक कैन नो विच इंडिविजुअल और कॉर्पोरेट एंटिटी कॉन्ट्रीब्यूटेड हाउ मच थ्रू द बॉन्ड्स टू विच पॉलिटिकल पार्टी सम पिटिशनर एंड एक्टिविस्ट फील दिस इज अ ट्रिकी एरिया। अब यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को बोल दिया गया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास अकेली अथॉरिटी थी कि तुम ही इशू कर सकते हो, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को तो पता है कौन कितने पैसे दे के गया है। टू सबमिट डिटेल्स ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स परचेज सिंस द इंटरिम ऑर्डर ऑफ द कोर्ट टिल डेट ऑफ इलेक्शन, टिल डेट टू इलेक्शन कमीशन। तो उन्होंने कहा है कि 12 अप्रैल 2019 से लेकर आज तक कितने इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो हैं वो इशू करे हैं किस पॉलिटिकल पार्टी के लिए, वो आपको बताने पड़ेंगे। तो यहाँ पर एक और पॉइंट बन जाएगा, हमने यहाँ पर 3rd पॉइंट तक लिखा है, 4th पॉइंट हम एक और लिखेंगे, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट हैज आस्क्ड SBI टू सबमिट डिटेल्स ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स
purchased since 12th April 2019 till date to इलेक्शन कमीशन। ठीक है ना, तो ये डिटेल्स जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास पहुंच जाएंगी कि किस पार्टी को कितना जो है इकट्ठा सामान इकट्ठा हुआ है। ठीक है जी, ओके। ये स्लाइड पता नहीं क्यों खाली रहेगी गलती से मेरे से। ठीक है, तो ये है आपका, समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसके अंदर, बहुत ही ईजी है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स मतलब किसी को चैरिटी में, फॉर एग्जांपल अभी तुम्हें किसी को पैसा देना है, तुम कैश दे दोगे, तुम ट्रांसफर कर दोगे। ठीक है ना, यहाँ पर तुमको रजिस्टर्ड पार्टी को पैसा देना होता था तो तुम एसबीआई में जाते थे, एक बॉन्ड नाम की चीज खरीदते थे, उसके डिफरेंट डिफरेंट स्पेसिफिकेशंस थे, कितने का देना है, 10,000 का देना, लाख का देना, करोड़ का देना है। ठीक है, वो खरीदते थे। ठीक है ना, और पॉलिटिकल पार्टी को दे आते थे, पॉलिटिकल पार्टी 15 डेज में वो अपने सबमिट करती थी, उनके अकाउंट में वो पैसे पहुंच जाते थे। ठीक है ना, और अब जो है ये सुप्रीम कोर्ट कहता है भाई ये स्कीम जो है वो सही नहीं है, क्योंकि इसके अंदर अनोनिमस रहता है डोनर, कौन कितने पैसे देगा ये पता नहीं चलता है। सिंपल, easy but important. Prime Minister Narendra Modi has invited the ruler of Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, to visit India. The invitation was extended during their interaction in Qatar. ठीक है ना, अब कतर से रिलेटेड एक जो इंपॉर्टेंट चीज है, ये रिविजन है कतर से, जो हमारे 8 फॉर्मर नेवी ऑफिसर्स को डेथ पेनल्टी मिली थी वो वापस आ चुके हैं। ठीक है ना, उनके ऊपर एस्पियनेज का केस था, मतलब कि सीक्रेट इन्फॉर्मेशन जो है वो इन्होंने इधर उधर करी है। कौन सी कंट्री को ट्रांसफर करने का इल्जाम है? इजराइल को। ठीक है ना, वो इंडिया जो है, ये 8 फॉर्मर नेवी ऑफिशियल्स जो हैं ये इंडिया वापस आ चुके हैं। ठीक है ना, और डेथ पेनल्टी भी इनके ऊपर खत्म कर दी गई है, नॉर्मल इम्प्रिजनमेंट वाला है। अभी और डिटेल्स इनके बारे में आएंगी तो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है ना, तो कतर से रिलेटेड तो यही था एक इन्फॉर्मेशन। और हमें पता होना चाहिए कतर के रूलर कौन है, रूलर ऑफ कतर लिखना चाहिए था, कतर रूलर लिख दिया मैंने। चलो, शेख तामिम, तामीम, ठीक है ना, तामीम, तामीम क्या मिलेगा, तामीम बिन हमाद अल थानी। ठीक है ना, अब यहाँ पर ये भी नाम याद होना चाहिए बस, और कुछ नहीं। उनको इनविटेशन दिया, आएंगे नहीं आएंगे वो हमें कुछ नहीं पता, हमें पता होना चाहिए कतर के रूलर कौन है। शेख तो देखो वहां पे लगता ही है। ठीक है ना, हमाद अल थानी, इनका कोई मुझे फनी वो भी नहीं सूझ रहा है अभी, मैं तुम्हें याद करवा दूं। महाराष्ट्र स्पीकर नेम्स, अब ये भी रिपीटेशन है, रिपीट है। हमें पता है महाराष्ट्र में क्या हुआ। ठीक है ना, वहां पर जो एनसीपी है, मतलब नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की जो पार्टी है, उसके 2 ग्रुप्स बन गए थे। वो दोनों लड़ रहे थे कि कौन रियल पार्टी है, किसके पास सारा नेशनल कांग्रेस नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का सब कुछ रहने वाला है। 2 ग्रुप्स बन गए थे, एक अजीत पवार का और एक शरद पवार का। ठीक है, ये लोग इलेक्शन कमीशन के पास गए तो इलेक्शन कमीशन ने क्या बोला कि शरद पवार वाला जो ग्रुप है वो रियल ग्रुप है। और ग्रुप को, फैक्शन का मतलब क्या होता है? ग्रुप, द टर्म फैक्शन मींस ग्रुप। ये महाराष्ट्र के अंदर हुआ है। इलेक्शन कमीशन ने बोला है कि रियल एंड नेशनल कांग्रेस पार्टी कौन है? अजीत पवार। किसके बेसिस पे बोला है? ऐसे ही बोल दिया बैठे बैठे? नहीं, उन्होंने लेजिस्लेटिव मेजोरिटी पे बोला है। लेजिस्लेटिव मेजोरिटी का मतलब क्या होता है कि जो इनके साथ लोग हैं उनको कितनी वोट्स मिली। ठीक है ना, ग्रुप बन गए, कुछ लोग इनके साइड आ गए, कुछ लोग इनकी साइड आ गए, तो इनके वाले लोगों के पास ज्यादा वोट्स डली थी। ठीक है ना, जब इलेक्शंस हुए थे, तो इसी बेसिस पे अजीत पवार के फैक्शन को रियल एनसीपी डिक्लेयर कर दिया। किसने? किसने बेटा जी, किसने? इलेक्शन कमीशन ने। किसने किया है? इलेक्शन कमीशन ने किया है। ठीक है जी, चलिए आगे चलेंगे। बिल, इसकी डेट वैसे डिटेल में मैंने एंटी डिफेक्शन वगैरह की बात करी होगी, आपको कमेंट्स में मिल जाएगी कि कौन सी डेट को हमने ये डिस्कस किया था, तो वहां से आप पूरी स्टोरी सुन सकते हैं, मैं रिपीट नहीं करने वाली हूँ ये। बिल ऑन यूज ऑफ कन्नड़ ऑन साइन बोर्ड पास। अब कन्नड़ वाला जो इशू है वो कहाँ पर चल रहा है? कर्नाटका के अंदर चल रहा है, ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, अब ये हम पढ़ लेते हैं। अ फाइन विल बी इम्पोज्ड एंड ट्रेड लाइसेंस कैंसल्ड इफ बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट in Karnataka failed to display name boards with 60% of text in Kannada in the upper half of the boards. Minister for Kannada and Culture Shivaraj Tangadagi informed the कर्नाटका लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, तो यहाँ पर ये मार्क कर लेते हैं क्योंकि हमको ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, the minister said an enforcement was wing involving police and Kannada and would be informed to monitor. All 8 zonal commissioners would also be held responsible in Bengaluru for effective enforcement of law and order. तो यहाँ पे अब ये बिल जो था ना ये पास हो गया। ठीक है ना, तो बिल ऑन यूज ऑफ कन्नड़ ऑन साइन बोर्ड्स पास्ट।
ठीक है, ये बिल पास हो गया है। तो अब यहाँ पर हमें क्या क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी स्टेट में पास हुआ है। ठीक है ना, कर्नाटका के अंदर हुआ है, कर्नाटका के अंदर हुआ है। ठीक है, कर्नाटका के अंदर हुआ है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो बिजनेस कहाँ पर, साइन बोर्ड्स कौन से, जैसे हम किसी दुकान पे जाते हैं, ठीक है, मान लो हम ड्राई क्लीनर के पास गए, तो होगा ना ABC ड्राई क्लीनर लिखा होता है ना। अब ये मोस्टली हिंदी में लिखा होगा, इंग्लिश में लिखा होगा, या स्टेट की, जिस स्टेट में जा रहे हैं उसकी रीजनल लैंग्वेज में लिखा होगा, है ना। तो वो कह रहे हैं कि 60% ऑफ जो बोर्ड है उसके अंदर कन्नड़ यूज होनी चाहिए, ठीक है ना। और अपर वाले पार्ट में, नीचे तुम जो मर्जी करते रहो, ठीक है। तो यहाँ पर सॉरी, तो यहाँ पर हम ये पूरा लिख लेते हैं क्योंकि इसमें कुछ चीजें हैं। फाइन विल बी इम्पोज्ड, फाइन विल बी इम्पोज्ड, ठीक है, फाइन विल बी इम्पोज्ड एंड ट्रेड लाइसेंस कैंसल्ड। कितनी बड़ी बात है, ट्रेड लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है, लाइसेंस कैंसल्ड if business establishments, if business establishments in Karnataka fail to display name boards with 60% of text in कन्नड़, ठीक है ना। तो ये कहाँ पर हुआ है, कर्नाटका के अंदर ये बिल जो है पास हुआ है, ठीक है ना। बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स को अपना नाम, ये नहीं कि घर वालों को भी अपना नाम उसमें लिखना है, बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स, ये कर्नाटका के अंदर हुआ है। बहुत इजी पीजी क्वेश्चन है, कोई हलवा क्वेश्चन है, इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है। इनसैट 3Ds मिशन टू बी लॉन्च फ्रॉम श्री हरिकोटा, ठीक है। अब जब कुछ भी मिशन लॉन्च होता है इसरो का, तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन तो या तो फुल फॉर्म का बनता है, या फिर ये बनता है कि भाई क्या करेगा, ठीक है ना। ऊपर जा रहा है तो कुछ करेगा, वेला तो वहां पे बिठाएंगे नहीं इसरो वाले, तो क्या करेगा, ये क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर पढ़ लेते हैं, ये इनसैट वाला हमने जनवरी में भी कवर किया था, इनसैट 3DS, ठीक है, इनसैट 3DS। तो इनसैट 3DS जो है वो लॉन्च कर देंगे द GSLV F14। तो जो व्हीकल है वो कौन सा है, GSLV F14। ये क्या है, व्हीकल जिसके ऊपर बिठा करके इस सैटेलाइट को भेजा जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख लो व्हीकल, ठीक है। उसके बाद इसको पढ़ लेते हैं, शेड्यूल फॉर अ लॉन्च, ठीक है जी, सतीश धवन सेंटर इन श्री हरिकोटा, ठीक है। द इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। देखो जितने भी जनरल स्टडीज के एग्जाम वाले हैं, ठीक है, जुडिशरी के, मेंस, प्रीलिम्स के, वहां पर आपको ये फुल फॉर्म बहुत ज्यादा पूछी जाती है। और एक MHCT वाला अगर कोई बच्चा लॉ का ये क्वेश्चन देख रहा है लाइव, ठीक है, तो यहाँ पर लाइव या रिकॉर्डेड जो भी, ठीक है। तो इसरो की फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है इन एग्जाम्स के लिए। उसके बाद लॉन्च वॉज अर्लियर शेड्यूल है, ठीक है ठीक है ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने GSLV की भी फुल फॉर्म हमें दी हुई है जो कि इंपॉर्टेंट है। तो GSLV की फुल फॉर्म हम बड़े अच्छे बच्चे बन के लिख लेते हैं, जियो साइंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। मैंने कहा था ना ये व्हीकल है, देखा, मेरी बात तुम मानते नहीं हो, तुम्हें लगता है ये ऐसी बोल रही है। नहीं नहीं, मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ, आउट ऑफ एक्सपीरियंस बोल रही हूँ मैं। एंड द 10th फ्लाइट विद द इंडिजिनियस क्रायो स्टेज, दिस इज द 11th ऑपरेशनल फ्लाइट, ठीक है 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 ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या करेगी, अकॉर्डिंग टू इसरो the satellite is an exclusive mission designed for enhanced meteorological observation, monitoring of land and ocean surfaces for weather forecasting and disaster warning. The primary objective of the mission are to monitor Earth's surface, carry out oceanic observation, provide the vertical profile of various meteorological parameters of atmosphere, provide satellite-aided search and rescue services. तो हमारे जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें से हमें बहुत कुछ मिल रहा है, तो हम वो लिख लेंगे कि भैया ये जा क्यों रही है, क्या करेगी ये काम, ठीक है ना। ऐसे तो हम बेचते नहीं। तो सैटेलाइट इज एन एक्सक्लूसिव डिजाइंड मिशन exclusive mission designed for enhanced meteorological observations, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या होगा, मॉनिटरिंग ऑफ लैंड एंड ओशन surfaces for weather forecasting and disaster warning,
देखो यार, यहाँ पर क्या होगा, ये मीटियोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन तो हमेशा वेदर से रिलेटेड है, मौसम का हालचाल बताएगी ये हमें, ठीक है ना। और ये क्या करेगी, ओशन सर्विस को, सरफेस लैंड को ऑब्जर्व करेगी। वेदर फोरकास्टिंग, देखो यहाँ पे टर्म यूज हो गया वेदर फोरकास्टिंग, डिजास्टर वार्निंग, तो ये हमको याद रखना है। वेदर फोरकास्टिंग, डिजास्टर वार्निंग, मॉनिटर लैंड, ओशन सर्फेसिस, ठीक है ना। और ये सब चीजें हमको टर्म्स याद रखनी है, ये हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है फॉर इनसैट 3DS। ज्यादा से ज्यादा एक और जो क्वेश्चन बहुत फेमस हुआ करता था वो कि कहाँ से लॉन्च करी है, ठीक है ना, तो ये भी आप लिख सकते हो, लॉन्च्ड फ्रॉम, वैसे तो लॉन्च होगी पर हम लिख ही लेते हैं, लॉन्च्ड फ्रॉम हो ही जाएगी, लॉन्च कौन रोकेगा इसको, सतीश धवन सेंटर, स्पेस सेंटर, सतीश धवन स्पेस सेंटर इन श्रीहरिकोटा, इन श्रीहरिकोटा, ठीक है जी, ओके कूल। ये आपको यहाँ पे इतना याद रखना है। चलिए आगे, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में बात करेंगे। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का एक्ट है, इस बार बहुत ही ज्यादा जरूरी है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कब आया था, 1991 का एक्ट है। एक्ट का मतलब क्या होता है, लॉ। एक्ट का मतलब क्या होता है, लॉ, ठीक है जी। अब यहाँ पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या कहता है, सिंपल सी भाषा में समझा देती हूँ। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहता है कि भैया 15 अगस्त 1947, जिस दिन हम आज़ाद हुए थे अंग्रेज़ों के रूल से, 15 अगस्त 1947 को जिस जगह का रिलीजियस करेक्टर जैसा था वो वैसा रहेगा। जो रिलीजियस प्लेसेस का रिलीजियस करेक्टर है वो चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। मतलब जहां पर अगर इस वाले में यहाँ पे मॉस्क बना हुआ था तो मॉस्क बना रहेगा, अगर टेम्पल बना हुआ है तो टेम्पल बना रहेगा, अगर चर्च बना हुआ है तो चर्च बना रहेगा, अगर गुरुद्वारा बना हुआ है तो गुरुद्वारा बना रहेगा, ठीक है ना। 15 अगस्त 1947 को जैसा था, जो इस रिलीजियस प्लेस का करेक्टर जैसा था वो वैसा ही रहेगा। फ्रीज कर दिया गया था 1991 में कि अब कोई केस नहीं होगा। क्यों नहीं, क्यों फ्रीज किया गया, क्योंकि राम जन्मभूमि का केस चल रहा था, बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का डिस्प्यूट चल रहा था, ठीक है ना, कि ऐसा दोबारा ना हो, इसलिए ये जो है फ्रीज कर दिया गया था कि अगर वहां पे पहले टेम्पल होता था और फिर मॉस्क बना दिया गया तो हो ही नहीं सकता, केस ही नहीं हो सकता इस चीज के ऊपर, ठीक है ना। अब आपका क्वेश्चन होगा कि भाई फिर ज्ञानवापी और शाही ईदगाह वाला जो केस है वो कैसे चल रहा है। देखिए, ज्ञानवापी मॉस्क हो गया, ठीक है ना, और शाही ईदगाह मॉस्क हो गया, शाही ईदगाह मॉस्क, ठीक है। ये दो इश्यूज जो हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैंने बहुत बार डिस्कस भी करे हैं। जो ज्ञानवप्पी मॉस्क है वहाँ पर कहा जाता है शिव जी जो है उनका टेम्पल हुआ करता था, और शाही ईदगाह में कृष्ण जन्मभूमि का ये डिस्प्यूट है, ठीक है ना। और ये दोनों जो इसके अंदर हमने डिस्कस भी किया था, एक पूरा एडिटोरियल आया था कि ये दोनों कैसे इसमें नहीं कवर्ड। देखो, इसके अंदर एक अग्रीमेंट हुआ था जिसके अंदर मना किया गया था कि भाई आप जो ट्रस्ट बनाया गया, मतलब जिसको ट्रस्ट किया गया था जमीन के साथ, कि भाई तुम वो जो जमीन है वो बेच नहीं सकते, यू कैन नॉट सेल दैट लैंड और यू कैन नॉट ट्रांसफर दैट लैंड। तो ये एग्रीमेंट वाला डिस्प्यूट हो गया। अब यही जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है ये बहुत सारे एक्सेप्शंस भी बताता है कि अच्छा इसको नहीं एप्लीकेबल होगा, इसको नहीं एप्लीकेबल होगा, ठीक है। जैसे वन ऑफ द एक्सेप्शंस बहुत कि राम जन्मभूमि का जो डिस्प्यूट चल रहा है उसको एप्लीकेबल नहीं होगा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। ज्ञानवप्पी मॉस्क के अंदर ये कहा जाता है कि 1993 तक जो हिंदूज हैं वो वहां पर प्रे कर रहे थे, ठीक है। जो हिंदूज हैं, तो ये ज्ञानवप्पी मॉस्क और शाही ईदगाह में क्या है कि वहां पर मॉस्क बना हुआ है। वो कहते हैं कि पहले टेम्पल था, टेम्पल को रिमूव करके मॉस्क बनाया गया। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि 1993 तक हिंदूज जो हैं वो प्रे कर रहे थे मॉस्क के अंदर। तो क्या 1947 के अंदर उसका रिलीजियस करेक्टर क्या हुआ, मॉस्क भी हुआ, मंदिर भी हुआ। तो ये अब कोर्ट डिसाइड करेगी, इसलिए आपको प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की ये जो दो चीजें ये याद रखनी है। और ज्ञानवप्पी मॉस्क और शाही ईदगाह मॉस्क का जो इशू है वो भी आपको पता होना चाहिए। अगेन इसकी भी डेट्स आपको बता दी जाएंगी इन द कमेंट्स, ठीक है, वहां से आप कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि रिपीट करवाना है तो कमेंट में बता देना, मैं रिपीट भी कर दूंगी, बट डेट भी लेके आना कि कब हुआ था। इंडिया हैज रिजेक्टेड डिमांड फॉर डाटा एक्सक्लूसिविटी इन ड्रग डेवलपमेंट इन FTA टॉक्स। तो इंडिया फ्री ट्रेड अग्रीमेंट जो है वो डिस्कशन कर रहा है, करने की कोशिश कर रहा है कंट्रीज के साथ, यूरोप के साथ। इंडिया हैज रिजेक्टेड द डिमांड फॉर India has rejected the demand for data exclusivity as part of ongoing discussions with European Free Trade Association towards a free trade agreement. तो अब यहाँ पर डाटा एक्सक्लूसिविटी है क्या? तो डाटा एक्सक्लूसिविटी pertains to a clause in the draft agreement that puts a minimum 6-year embargo on clinical trial data generated during the testing and development of a drug. Thus, manufacturers interested in making a copycat product would have to generate such data on their own.
हमने इसके ऊपर पहले भी बात करी थी, आई थिंक कल ही हमने इसके ऊपर बात करी है। तो देखिए मैंने आपको बताया था ना, अब ये नोट करने की जरूरत नहीं है, एक्सप्लेन कर रही हूँ चीजें, बस ऐसे ही समझा रही हूँ मोटा मोटा। एबीसी कंपनी जो है, ठीक है ना, उसने XYZ वैक्सीन बना ली, ठीक है ना। अब उसने रिसर्चर्स बिठाए, बहुत कुछ किया, ठीक है ना। अब उसने बना ली, बहुत बड़ी बीमारी की XYZ वैक्सीन बना ली उसने, ठीक है ना। अब उसको कुछ टाइम दिया जाएगा, टाइम पीरियड दिया जाएगा एक पर्टिकुलर, जिसके अंदर उसको कहेंगे कि भाई तू कमा ले पैसे, ठीक है ना, तुझे जितना प्राइस रखना है तू रख, ठीक है, तुम ही मैन्युफैक्चर करोगे, या जिसको तुम लाइसेंस दोगे उसको तुम मतलब वो ही मैन्युफैक्चर कर रखेगा, मतलब कॉपीराइट इसका होगा उसके ऊपर, ठीक है ना, एबीसी कंपनी का, ठीक है। बट वो कुछ सालों के लिए ही होता है, और इसको पेटेंट टर्म यूज किया जाता है। मेडिसिन पे पेटेंट होता है, पेटेंट का मतलब कि इसका राइट है, इस कंपनी का राइट है कुछ सालों के लिए। अब कुछ सालों के बाद क्या होता है, जब वो टाइम पीरियड खत्म हो जाता है पेटेंट का, तो फिर वो मार्केट में ओपन हो जाती है, उसको कोई भी कॉपी कर सकता है। उस मेडिसिन की कॉपी जो बनती है उसको जेनरिक मेडिसिन कहते हैं। क्या टर्म यूज किया जाता है? जेनरिक मेडिसिन यूज करा जाता है, ठीक है ना। अब मान लो ईबीसी कंपनी जो है, ठीक है ना, ईबीसी कंपनी ने क्या किया, ईबीसी कंपनी ने एबीसी की वैक्सीन उठाई, उसको खोला, देखा क्या है, ट्रायल खोले, जो मिल जाएंगे उनको कि हाँ कैसे कैसे बनाया, वो कॉपी करके बना के खत्म करेगी, और अब वो सस्ते में बेचेगी। ये तो महंगी बेच रहा था, ये अफोर्डेबल प्राइसेस पे बेचेगा ईबीसी वाला, ठीक है। अब इसके अंदर वो क्या कह रहे हैं, अग्रीमेंट के अंदर वो कह रहे हैं कि हम जो ये डाटा है ना, जो ये डाटा है, डाटा एक्सक्लूसिविटी के अंदर ये क्या कह रहे हैं कि हम 6 साल तक ये डाटा जो है वो नहीं प्रोवाइड करेंगे। इंडिया इस चीज को नहीं मान रहा। यहाँ पर लिखेंगे इंडिया हैज रिजेक्टेड, इंडिया हैज रिजेक्टेड डिमांड फॉर डाटा एक्सक्लूसिविटी। बहुत ही टर्म से ही हम याद कर सकते हैं, एक्सक्लूसिविटी मतलब डाटा एक्सक्लूसिविटी, कि हम नहीं शेयर करेंगे वो डाटा की कैसे बना। अब जैसे कोई भी वैक्सीन बनी है, उसके अंदर एक्स कंपाउंड इतना डला, वाई कंपाउंड इतना डला, जेड इतना डला, सॉल्ट ये डला, ठीक है, इसको ऐसा प्रोसेस करना है, कोई प्रोसेसिंग स्पेसिफिक हो सकते हैं जिससे कि वो बनेगा, जो रिजल्ट है वो बनेगा, वो डाटा जो है वो कहते हैं हम 6 साल तक नहीं देंगे। तो अब यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि डाटा एक्सक्लूसिविटी क्या है, तो लिख लेते हैं डाटा एक्सक्लूसिविटी क्या है। एक मिनट, ट्रेड अग्रीमेंट, ट्रेड अग्रीमेंट नेगोशिएशंस, ट्रेड अग्रीमेंट नेगोशिएशंस विद यूरोप, ठीक है ना, यूरोप के साथ ट्रेड अग्रीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके अंदर ये बोला गया, ठीक है जी। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज हमें पता होना चाहिए डाटा एक्सक्लूसिविटी क्या है। व्हाट इज डाटा एक्सक्लूसिविटी, ठीक है ना, व्हाट इज डाटा एक्सक्लूसिविटी, ये क्या है। तो जो डाटा एक्सक्लूसिविटी है वो है pertains to clause in draft agreement that puts a minimum 6 year embargo, मतलब 6 साल के लिए मना कर देते हैं, बैन कर देते हैं, embargo not allowed on क्लिनिकल ट्रायल डाटा। जो डाटा इकट्ठा किया होता है रिसर्च के टाइम पे, जिसके थ्रू वो मेडिसिन बनी है, वो क्लिनिकल डाटा जो है वो नहीं शेयर करते, जनरेटेड ड्यूरिंग द टेस्टिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ अ ड्रग। ठीक है ना। तो जो टेस्टिंग, तो इससे क्या होता है, मैन्युफैक्चरर्स इंटरेस्टेड इन मेकिंग अ copycat product would have to generate own data, ठीक है ना, उनकी ओन डाटा उनको जनरेट करना पड़ेगा, एक तरह से खुद ही रिसर्च करेंगे, ठीक है ना। जो वहां पर ट्रायल्स के ड्यूरिंग डाटा जो एक्चुअल डाटा है वो नहीं अवेलेबल किया जाएगा फॉर मिनिमम 6 years, और इंडिया कह रहा है, इंडिया इस चीज को नहीं मान रहा। ड्रग क्या होता है? मेडिसिन, ठीक है। आगे चलेंगे, एन इंटरवेंशन दैट विल हेल्प स्ट्रेंथन लीगल एजुकेशन। तो लीगल एजुकेशन के ऊपर कुछ डाटा आया है। द पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमिटी ऑन पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेज, लॉ एंड जस्टिस रिसेंटली सबमिटेड अ सिग्निफिकेंट रिपोर्ट ऑन लीगल एजुकेशन मेकिंग सेवरल पाथ ब्रेकिंग रिकमेंडेशंस। तो यहाँ पे पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमिटी जो है उन्होंने रिकमेंडेशंस करी हैं विद रिगार्ड टू लीगल एजुकेशन इन इंडिया,
ठीक है, तो यहाँ पर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज आए तो उससे बहुत बड़ी चेंज आई लीगल एजुकेशन के अंदर। ठीक है जी, आगे क्या बोल रहे हैं, अगेंस्ट दिस बैकड्रॉप अ की रिकमेंडेशन ऑफ कमिटी इज टू लिमिट द पावर्स ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया। अभी लीगल एजुकेशन कौन रेगुलेट करता है, लीगल एजुकेशन, ये क्वेश्चन है, लीगल एजुकेशन regulated by BCI is regulated by आना था, is regulated by BCI that is Bar Council of India। ये बहुत इंपॉर्टेंट PYQ है, बहुत बार आ चुका है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो लीगल एजुकेशन को रेगुलेट कर रही है, बट जो ये कमिटी बैठी इसने कहा कि उनकी पावर्स को लिमिट करना चाहिए। द BCI's रोल इन रेगुलेटिंग लीगल एजुकेशन दैट pertains to acquiring basic eligibility to practice in the courts is indispensable. However, several other facets of legal education, especially the post graduation level, do not pertain to litigation। अब वो क्या कह रहे हैं कि चलो ठीक है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का लिमिटेड होना चाहिए कि जो तो लिटिगेशन वाला पार्ट है, लिटिगेशन का मतलब क्या होता है, कोर्ट्स में प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिसिंग इन द कोर्ट्स ऑफ लॉ। लिटिगेशन का मतलब क्या है, प्रैक्टिसिंग इन द कोर्ट्स ऑफ लॉ। प्रैक्टिसिंग इन द कोर्ट्स ऑफ लॉ मतलब जो लॉयर कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा है तो क्या कर रहा है, लिटिगेशन कर रहा है। क्या कर रहा है, लिटिगेशन कर रहा है। ठीक है ना, वो कह रहे हैं जो लिटिगेशन वाला पार्ट है वहां का तुम बता दो कि हाँ ये एलिजिबिलिटी चाहिए अगर तुम्हें कोर्ट में प्रैक्टिस करना है, बट उसके बाद जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है, किसी को LLM करनी है, उसके अंदर इनका रोल ज्यादा नहीं होना चाहिए। The committee recommends, and rightly so, that regulating these parts of legal education should be entrusted to an independent body called National Council for Legal Education and Research। वो क्या कह रहे हैं कि एक independent body बनानी चाहिए जो other parts of legal education को देखे। The proposed body will develop qualitative benchmarks to regulate legal education. Eminent legal academicians who deposed before the batted for the creation of NCLER, in addition to judges and practicing lawyers, should have eminent law professors with an impeachable ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ रिसर्च एंड सर्विंग लीगल एजुकेशन। तो ये रेकमेंड किया गया। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे इस कमिटी के बारे में, चलिए आइए लिखते हैं। ठीक है ना, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी ऑन पर्सनल पब्लिक grievances, law and justice। ठीक है, अब इसके अंदर रेकमेंडेड फॉलो, एक मिनट, रेकमेंडेड वहां पे लिखेंगे। ठीक है ना, सबमिटेड रिपोर्ट ऑन, ये लिख लेते हैं, सबमिटेड रिपोर्ट ऑन लीगल एजुकेशन। ठीक है ना, इतना लिख लिया। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे कि भाई रिकमेंडेशंस क्या है, ये वाला जो पॉइंट है। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको हम साइड लगा देते हैं अभी के लिए, यहाँ पे रख देते हैं इसको। ठीक है, साइड क्या लगाना है, इसको यहाँ पर मैंने रख दिया है। ठीक है, ये PYQ है, ये आ सकता है। अब यहाँ पे recommendations are as follows। recommendations क्या है, सबसे पहले recommendations ये है कि limit the power of BCI, that is Bar Council of India। BCI's role limited to litigation eligibility। कि लिटिगेशन कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए भैया ये तुम्हें एलिजिबिलिटी चाहिए, लॉ की डिग्री चाहिए, इतना प्रैक्टिस चाहिए, कुछ भी जो भी तुम इस कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हो, जब इतना एक्सपीरियंस हो जाए ये सब तुम बताओ। बट यहाँ पर क्या रेकमेंड किया उन्होंने, सबसे बड़ी चीज उन्होंने रेकमेंड किया है, कमिटी रेकमेंडेड, क्या रेकमेंड किया है, रेकमेंडेड इंपॉर्टेंट है, रेकमेंडेड फॉर्मिंग independent body to regulate legal education। ठीक है ना, और वो क्या है, नेशनल काउंसिल फॉर लीगल एजुकेशन एंड रिसर्च।
दैट इज NCLER। अब मैम ये क्या क्वेश्चन आ सकता है? यस, दिस इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है ना, कि क्या ये क्या ये हो गया है? नहीं, ये रिकमेंडेशन है। बोला गया है कि ऐसे करो, ये रिकमेंडेशंस हैं। किसकी रिकमेंडेशंस हैं? इनकी रिकमेंडेशंस हैं। ठीक है जी, ओके, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला क्वेश्चन जो है ये PYQ है, ये आ सकता है। लिटिगेशन क्या होती है, ये आ सकता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। वॉट इज बिहाइंड लद्दाख्स अनरेस्ट? लद्दाख में क्यों अनरेस्ट हो रखा है, क्यों प्रोटेस्ट हो रही है? ठीक है, तो सबसे पहले हम हेडिंग क्या देंगे? प्रोटेस्ट इन लद्दाख। प्रोटेस्ट इन लद्दाख। तो इनको दिक्कत क्या है? क्या दिक्कत हो गई? ठीक है, दिक्कत ये हो गई कि ये कह रहे हैं हमको स्टेटहुड चाहिए, डिमांडिंग फुल स्टेटहुड, डिमांडिंग फुल स्टेटहुड। अब तुम कहोगे अभी ये क्या है? अभी ये यूटी है, दैट इज यूनियन टेरिटरी। राइट नाउ क्या है? यूनियन टेरिटरी, यूटी जिसको कहते हैं यूनियन टेरिटरी। तो कहोगे क्या डिफरेंस है स्टेटहुड में? अब जब स्टेटहुड मिलता है तो सीएम होता है, चीफ मिनिस्टर होता है, लेजिस्लेचर होती है, लॉ मेकिंग बॉडी होती है। ठीक है ना, उनके अपने लॉज बनते हैं, लॉ मेकिंग अथॉरिटी होती है। लोकल्स जो होते हैं उनकी डिमांड थोड़ी ज़्यादा सुनी जाती है, क्योंकि वहाँ पे सीएम भी है, लोग हैं जो उनका सुन रहे हैं। यूनियन टेरिटरी जो होती है वो कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है। यहाँ पे सीएम नहीं होता, यहाँ पर गवर्नर होता है। गवर्नर जो होता है वो देखता है, और नो लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर भी नहीं होती। कुछ यूटीज के अंदर लेजिस्लेचर सीएम है, जैसे कि दिल्ली, बट वो एक्सेप्शंस है। ठीक है, तो ये है। अब अभी ये क्या है? यूटी है। ठीक है, अब ये क्या डिमांड कर रहे हैं? स्टेटहुड। ठीक है, एक तो ये डिमांड कर रहे हैं, तीसरी एक और डिमांड है उनकी, इंक्लूडिंग, डिमांडिंग, ये ऊपर ही लिख देना चाहिए था मुझे, डिमांडिंग इंक्लूजन इन सिक्स्थ शेड्यूल। तो ये क्या डिमांड करें? कि हमको सिक्स्थ शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में डाला जाए। तो क्वेश्चन उठता है कि भाई ऐसा क्या हलवा मिल रहा है सिक्स शेड्यूल में? बहुत हलवा मिल रहा है। सिक्स शेड्यूल के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन, देखिए जो ट्राइबल्स होते हैं उनके रूल्स रेगुलेशन, उनका रहना सहना थोड़ा अलग है हमसे, तो ट्राइबल एरियाज को एडमिनिस्ट्रेशन अलग देखती जाती है कि तुम अपना देखो कैसे चलाना है तुमको। प्रोटेक्ट करते हैं उनके रिसोर्सेज को, लैंड जो है वो वहाँ की लैंड जो है ट्राइबल को ही ट्रांसफर हो सकते, कोई नॉन ट्राइबल को ट्रांसफर नहीं हो सकती। टू इंश्योर ट्राइबल कम्युनिटीज आर नॉट एक्सप्लॉइटेड। ठीक है, तो सिक्स शेड्यूल ये सारी प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड करता है, और ये प्रोटेक्शन इन लोगों को चाहिए। ठीक है, तो सिक्स शेड्यूल में इंक्लूजन मांग रहे हैं ये लोग। अब यहाँ पे प्रोटेस्ट क्या हो रही है? प्रोटेस्ट का नाम जो है ले चलो, ले जो है वहां के शहर का नाम है ले चलो। ठीक है ना, ले चलो जो है प्रोटेस्ट लेड बाय, ये क्या है? प्रोटेस्ट है, प्रोटेस्ट लेड बाय, लोगों को बुला रहे हैं दूर दूर से कि आओ प्रोटेस्ट करो, लेड बाय ले एपेक्स बॉडी, ले एपेक्स बॉडी दैट इज लैब एंड कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस। ठीक है ना, और शटडाउन भी हो गया वहां पे, बंद भी कर दिया है चीजों को। ठीक है ना, अब यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स सेट अ डेट फॉर द सेकेंड राउंड ऑफ डिस्कशंस हो रही हैं। ठीक है, और ये बैक्ड बाय एक्टिविस्ट सोनम, एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक। आई थिंक इनके ऊपर ही शायद 3 इडियट्स भी बनी थी। ठीक है ना, वही जो इंसान है वांगचुक जी जो है, फास्ट अनटू डेथ पे बैठे हैं, फास्ट अनटू डेथ पे बैठे हैं कि मतलब मैं खाऊंगा नहीं कुछ जब तक कि मेरी डिमांड्स नहीं पूरी होती हैं। ठीक है ना, और ये यूटी कब बने? 2019 में। ठीक है ना, लद्दाख बिकेम यूटी इन 2019। ठीक है ना, जब आर्टिकल 370 को खत्म किया गया, रिमूव किया गया, तब इनको यूटी बना दिया गया था। ठीक है जी, ओके, समझ में आ गया। एक रिविजन मरवा देती हूँ मैं तुम्हें। इनकी डिमांड क्या लद्दाख वालों की? भैया हमको स्टेटहुड दिया जाए, हम अभी यूनियन टेरिटरी हैं। स्टेटहुड में क्या होता है? सीएम मिल जाता है, लेजिस्लेचर मिल जाती है। लेजिस्लेचर क्या होती है? जो लॉ बनाती है उस स्टेट के लिए। ठीक है, सिक्स शेड्यूल में ऐड होना चाहते हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे बेनिफिट्स बनते हैं। ट्राइबल प्रोटेक्शन, ट्राइबल को प्रोटेक्शन मिलती है, स्पेशल उनकी लैंड को। ठीक है ना, एडमिनिस्ट्रेशन मिल जाती है उनको। उसके बाद प्रोटेस्ट का नाम क्या है? ले चलो, ले चलो, ले जगह का नाम है, लद्दाख में ले सिटी है। ठीक है, प्रोटेक्ट ले एपेक्स बॉडी, तो कौन बैक कर रहा है इसको? ये लिख लिया। और ये वाला पार्ट कि सोनम वांगचुक जो है वो फास्ट अनटू डेथ पे बैठे हैं। लद्दाख बिकेम यूटी इन 2019, जब आर्टिकल 370 मतलब स्पेशल स्टेटस जो कश्मीर को दिया हुआ था, जब वो जम्मू एंड कश्मीर का वापस लिया, तब जो है ये यूटी बनाई गई लद्दाख। ठीक है जी, अब इसके बाद हम बात करेंगे कॉस्वो की। ठीक है, जो कॉस्वो है
शेंगन जोन में ऐड हो गया है। सिक्योर्ड वीजा फ्री असेस टू शेंगन जोन इन यूरोप। तो ये लिख लेते हैं कि कौन सी को ऐड किया गया है। कॉस्वो सिक्योर्ड वीजा फ्री असेस टू शेंगन जोन। मैंने इसको पता है कैसे याद किया, बैंगन से। बैंगन शेंगन, तुम खाते हो बैंगन? बैंगन का भरता इतना तो यम्मी होता है, नहीं खाते? हाँ ठीक है। यूरोप। तो कॉस्मो सिक्योर्ड वीजा फ्री असेस टू शेंगन, मतलब बैंगन, मतलब वो हो रहा है ठीक है, राइम हो रहा है उसके साथ। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बन गया भाई कौन सा ऐड हुआ है। कॉस्फो को मिला है कि जाओ घूम कर आओ, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट। अब शेंगन जोन है क्या, ठीक है ना, बैंगन जोन है क्या? शेंगन जोन इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट जोन ऑफ लार्जेस्ट फ्री मूवमेंट जोन। मतलब कि उस एरिया के अंदर आप बिना, बहुत सारी कंट्रीज में जा सकते हो बिना वीजा के, ठीक है ना। बिकम द लास्ट वेस्टर्न बाल्कन नॉन यूरोपियन यूनियन नेशन टू बी वेव्ड वीजा रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। कॉस्वो बिकेम द लास्ट वेस्टर्न, वीजा रिक्वायरमेंट्स नहीं होता अगर तुम्हें ये मिल जाता है, यूरोप में घूम सकते हो। लास्ट बाल्कन नॉन यूरोपियन यूनियन नेशन टू बी वेव्ड वीजा रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, इनको वीजा रिक्वायरमेंट्स की जरूरत नहीं रहेगी। अब इसको शेंगन क्यों बोला जाता है? शेंगन क्यों बोला जाता है? बैंगन क्यों बोला जाता है? नोन शेंगन, नोन आफ्टर शेंगन। शेंगन क्या है? अ टाइनी प्लेस, अ टाइनी लुक्समबर्ग विलेज bordering France and Germany, where agreement signed in 1985. Citizens of Kosovo can now enter the Schengen as tourists, ठीक है, मतलब घूम सकते हैं, बहुत पार्ट्स जो होते हैं बिना उसके घूम सकते हैं, बिना वीज़ा के, बस यही चाहिए होता है शेंगन जो होता है, ठीक है। उसके बाद व्हाट आर द कॉस्वो। अब जो कॉस्वो का है, कॉस्वो का खुद का बहुत पंगा है। कॉस्वो जो है उसने स्टेटहुड ले लिया था, अलग हो गया था, ठीक है ना, सर्बिया से अलग हो गया था 2008, ठीक है। तो यहाँ पर हम कॉस्वो का लिखने हैं, कॉस्वो डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम सर्बिया in 2008, not accorded legal statehood by UN, denied recognition by Russia and China। कंफ्यूज नहीं होना, देखो मैं तो बताती हूँ। एक तो न्यूज़ ये है कि भैया कॉस्वो को जो है वो शेंगन में ऐड कर दिया, शेंगन जोन में, मतलब यूरोप में और कुछ पार्ट्स में ये बिना वीज़ा के इनके लोग जो है घूम घूम कर आ सकते हैं, सिंपल। शेंगन इसका नाम क्यों रखा कि भाई लग्जमबर्ग में एक विलेज था, 1985 में ये साइन किया गया था कि भाई ऐसा सा कुछ होना चाहिए, ठीक है। अब कॉस्वो का अलग से पंगा है। कॉस्वो जो है वो अलग हो गया था सर्बिया से 2008 में, स्टेटहुड डिक्लेयर कर दिया था, अलग हो गया था, ठीक है, कि भैया मैं अपना रहूंगा। अब इसके अंदर यूएन ने इसको, यूनाइटेड नेशंस ने इसको स्टेटहुड रिकॉग्नाइज नहीं किया हुआ, और इसको रशिया और चाइना ने डिनाई कर दिया था रिकॉग्निशन, कि वो नहीं मानता कि हाँ कॉस्वो नाम की जो स्टेट है वो अलग है सर्बिया से, ठीक है, ये भी हो रखा है। तो अब ये इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि न्यूज में आ गया। उसके बाद व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ईयू बॉर्डर फ्री पॉलिसी। अब ईयू के अंदर जो भी जाता है वो बहुत सारी जगहें घूम कर आता है, क्योंकि वहां पर वीजा की जरूरत नहीं, ये नहीं कि अब यहाँ पे बैठो फिर इसकी नहीं, यहाँ वाले एरिया में तुम घूम सकते हो जहाँ मर्जी जाओ, ठीक है। अब यहाँ पर फॉर nationals of any country the benefit is the freedom to travel with a single Schengen visa to other European nations within the borderless area. For EU states, visa free borderless travel alongside single currency adopted। तो यहाँ पे सिंगल करेंसी भी है, बहुत जगहों पे आप बिना वीजा के ट्रैवल कर सकते हो क्योंकि आपके पास शेंगन वीजा है, ठीक है जी, ओके।
चलिए आगे चलते हैं। वेरियस इंडियन मार्शल आर्ट्स आर नाउ पार्ट ऑफ रूटीन ट्रेनिंग ऑफ आर्मी रेजिमेंट्स। वो कब से ऐड किया गया? जब गैल्वन वायलेंट क्लैश हो गया था लद्दाख में चाइना के साथ, तो हमने क्या करा, बहुत सारी मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग भी ऐड कर दी। वेरियस इंडियन, ये लिखेंगे इंडियन मार्शल आर्ट्स नाउ पार्ट ऑफ रूटीन ट्रेनिंग रूटीन ट्रेनिंग of regiments of the army। ठीक है ना, आर्मी की रेजिमेंट्स जो हैं उनका रूटीन पार्ट बन गया आफ्टर कौन से अटैक्स? गैल्वन क्लैश जो चाइना के साथ हुआ था। ठीक है ना, वहां पे हमने वेपन्स ना यूज करने का प्रण लिया हुआ है। ठीक है ना, तो हमें फिर हाथ पैर यूज करने पड़ते हैं उनको पीटने के लिए, तो उसकी ट्रेनिंग दे रहे हैं बेसिकली। ग्लोबल मीट अर्जेस इंडिया टू ऑगमेंट। ऑगमेंट का मतलब क्या होता है? चलो इन द चार्ट सेक्शन बताओ। इतने में तो मैं ये बताती हूँ कि हमारे जो वन शॉट करंट अफेयर्स हैं वो बहुत ही बढ़िया हैं, क्योंकि अगर आपने रिविजन नहीं किया है करंट अफेयर्स का, या आपने क्लासेस रेगुलरली नहीं लगाई है, या नो और नथिंग, आपने कुछ किया ही नहीं है करंट अफेयर से रिलेटेड, बट आपको एग्जाम देना है जिसके अंदर करंट अफेयर्स आ रही है, तो आप ये वन शॉट करंट अफेयर्स बाय कर सकते हैं। 7 to 8 आवर्स का वीडियो कॉन्टेंट अवेलेबल है जिसमें आपका फुल मंथ डन हो जाएगा। ठीक है, और ऐसा मैं पढ़ा रही हूँ कि आपको लगेगा ही नहीं कि अगर एक बच्चे ने रेगुलरली क्लासेस अटेंड किया और एक ने हमारी वो वीडियो देखे 7 to 8 आवर्स की, उसकी इक्वल नॉलेज होगी। ठीक है, ये ऐसा है कि आपको जैसे मैगजीन मिल गई है, एक डिजी नोट्स के फॉर्म में मैगजीन मिल गया, और उसी मैगजीन को मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया है डिजी नोट्स को। ठीक है ना, तो वो बिल्कुल ₹300 का है, बट इसमें आपको एक्सप्लेनेशन भी मिल रही है डिजी नोट्स के साथ साथ। लर्न एंड अंडरस्टैंड थिंग्स। ठीक है, और बहुत सारा टाइम भी आप अपना बचा सकते हो। कोई भी लॉ एंट्रेंस एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो तो ये वीडियोस आपको बहुत हेल्प करेंगी। और ये जो लेक्चर्स हैं ये हमारे पास मई 2023 से लेकर अभी जनवरी 2024 तक अवेलेबल है। मैं फरवरी का फर्स्ट पार्ट भी डाल दूंगी, फरवरी 2024 का पार्ट 1 भी डाल दूंगी, ताकि आप अपना जो है जब तक एंड हो आप पार्ट 1 देख लो, और फिर 2 और 3 मैं फर्स्ट सेकेंड वीक तक ऑफ मार्च में डाल दूंगी। ठीक है, ये loggery.in पर अवेलेबल है। मंथली करंट अफेयर्स एमसीक्यूज भी हमारे पास अवेलेबल है। जनवरी 2024 के तो डले ही हुए हैं, और अब हमने फेब 2024 के भी डाल दिए हैं। ये जो एमसीक्यूज हैं इनकी खासियत क्या है कि इसके अंदर आपके एक्स्ट्रा सोर्सेज भी कवर किए गए हैं। जैसे बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो द हिंदू में नहीं कवर्ड होती हैं, तो द हिंदू बेस्ड क्वेश्चन तो आपके आ ही रहे हैं न्यूज़पेपर बेस्ड, बट जो अदर सोर्सेज गवर्नमेंट वेबसाइट्स हैं और है जहाँ से क्वेश्चन बनता है वो भी आपके इन्हीं एमसीक्यूज में कवर हो रहा है। तो अगर आप रेगुलर क्लासेस लगा रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको वन शॉट की जरूरत शायद ना पड़े, बट अगर आप रेगुलर क्लासेस लगा रहे हैं तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रैक्टिस कि क्वेश्चन कैसा बन सकता है। तो आप यहाँ पर इन्वेस्ट करें, ये ₹250 पर मंथ में अवेलेबल है। और ये इसके अंदर खासियत बात यही है कि सारे सोर्सेज में से आपकी जो कवर न्यूज़ है वो कवर हो जाती है। यहाँ पर आपको 50 क्वेश्चन मिलते हैं नीच टेस्ट, 10+ टेस्ट मिल जाते हैं हर मंथ के लिए। ऑल लॉ एंट्रेंस एग्जाम, डिफेंस एग्जाम, स्टेट पीसीएस, जनरल स्टडीज, जुडिशरी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल है, जैसे कि वन शॉट सभी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल है। डेली करंट अफेयर्स नोट्स मिलते हैं, ये ₹100 का पीडीएफ है। ठीक है, ये भी आप बाय कर सकते हैं अगर आपको जो नोट्स मैं बना रही हूँ डेली वो चाहिए। ठीक है, उसके बाद आ जाता है मॉक टेस्ट। हमारे पास स्लैट, एमएचसीटी 3 इयर्स, सीयूटी पीजी, ये सारे मॉक टेस्ट अवेलेबल है। सीओक्यूपी 11 जो कि डीयू और बीएचयू 3 इयर्स का पेपर है, ठीक है ना, उसका मॉक टेस्ट हमारे पास अवेलेबल है। www.loggery.in पर जा सकते हैं। लिंक्स जो हैं वो सारे आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड किए गए हैं, वो वहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपसे मतलब पूछा था ऑगमेंट का। ऑगमेंट का मतलब होता है बेटा जी इंक्रीज। ऑगमेंट का मतलब होता है इंक्रीज। तो ग्लोबल मीट हुई है पल्सेस पे। ठीक है, इसके बारे में हमने पहले भी बात करी थी। ग्लोबल मीट पल्सेस प्रोडक्शन पे, ठीक है ना, अराउंड आई थिंक 25-30 ईयर्स बाद ये इंडिया के अंदर हुई है। एग्जैक्ट बता दूंगी मैं। ठीक है, मैंने करवाया था ये जनवरी में कि कब हुआ है। लास्ट टाइम सिडनी ऑस्ट्रेलिया में हुई थी। किसने ऑर्गेनाइज करी है? जॉइंटली ऑर्गेनाइज्ड बाय, ये लिख लेंगे, जॉइंटली ऑर्गेनाइज्ड बाय। जॉइंटली ऑर्गेनाइज्ड बाय किसने ऑर्गेनाइज करी है? नेशनल एग्रीकल्चर, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, that is NAFED, and Global Pulse
कन्फेडरेशन। क्या ये क्वेश्चन आ सकता है? यस, बिल्कुल आ सकता है। सबसे पहला क्वेश्चन इसका ये बनेगा, ये कहाँ पर हुई है? न्यू दिल्ली में, इंडिया में हुई है। ठीक है, ये क्वेश्चन बनेगा इसका पहला। और फिर जो दूसरा क्वेश्चन है वो किसने ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज करी है। ठीक है जी। उसके बाद आता है न्यू ड्रग टू ट्रीट किडनी डिजीज, क्रॉनिक किडनी डिजीज। ठीक है, ये अप्रूव हो गया है। जार्डियंस, इसका नाम क्या है? जार्डियंस। तो यहाँ पर जार्डियंस की जो मेडिसिन है वो किसके लिए है? ठीक है, जार्डियंस की मेडिसिन अब ऐसे याद करते हैं, ऑर्डिनेंस आता है ना, ऑर्डिनेंस और जार्डियंस सेम बैठ रहा है ये। ठीक है, किसके लिए? क्रॉनिक किडनी डिजीज के लिए मेडिसिन। ठीक है ना, अप्रूव्ड बाय CDSCO। अब यहाँ पे CDSCO जो है इसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, लिखेंगे सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी, चलो आगे। ग्रीस की पार्लियामेंट जो है वो लीगलाइज करना चाहती है सेम सेक्स मैरिज। ठीक है, देखो इसके ऊपर बिल विल जब आता है तब बात करेंगे। इसके ऊपर प्रोटेस्ट भी हो रही थी। ठीक है ना, तो देखते हैं अगर अप्रूव हो जाता है, नहीं अप्रूव होता उसी हिसाब से इसके हम नोट्स बनाएंगे। अभी बस हम ये दिमाग में रखेंगे। तो दैट्स इट गाइज। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो कल 6 PM पे सबसे पहले तो ज़रूर आ जाना। अपने फ्रेंड्स को ज़रूर बताना कि फ्री के अंदर ये हो रहा है, तो ज़रूर अटेंड करें अगर वो कर सकते हैं, करना चाहते हैं। कमेंट ज़रूर करके जाना कि आपको सेशन कैसा लगा। इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर जाना। एंड इफ़ यू वांट टू बाय एनीथिंग फ्रॉम अस यू कैन गो टू www.loggery.in और वहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो हमारे प्रोडक्ट्स। दैट्स इट, लॉगरी एजुगिरी साइनिंग ऑफ। आई सी यू टुमारो एट 6 PM। बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, संडे को डाउट सेशन होता है। ठीक है ना, तो अपने कमेंट्स जो हैं वो डाउट्स में आप डाउट्स जो भी हैं वो कमेंट्स में ड्रॉप कर जा सकते हो। मैं वहाँ से पिक करके आपका डाउट फॉर श्योर लेती हूँ। मेरा ट्राई होता है कि हर डाउट ही मैं ले लूँ। ठीक है, एंड या अगर आपकी कोई और रिक्वेस्ट है तो वो भी आप कमेंट्स में ड्रॉप कर सकते हैं। दैट्स इट, बाय बाय, टेक केयर।